एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहां पर मिलकर सीखते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं आज के लेक्चर में कौन से केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th का। क्या टाइटल था हमारे चैप्टर का? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, राइट। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में ही 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में विच वॉज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हम वहां पर मैटर के बारे में पढ़कर आए थे। मैटर होता क्या है, किन चीजों को हम मैटर बोल सकते हैं, किन चीजों को मैटर नहीं बोल सकते, ये सब कुछ हमने वहां पर सीखा था। साथ ही में हमने ये भी सीखा कि मैटर जो है वो सभी किन पार्टिकल से बनते हैं, छोटे छोटे टाइनी माइनी पार्टिकल से बने होते हैं। लेकिन उस चैप्टर ने हमें ये नहीं बताया कि वो टाइनी पार्टिकल्स जो हैं उनका नाम क्या होता है, किस नाम से हम उन पार्टिकल्स को बुलाते हैं, वो हमें नहीं पता था, राइट। जब हम अपने थर्ड चैप्टर पे पहुंचे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहां पर हमें हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स ने बताया कि भाई आप अपने मैटर को डिवाइड करते जाइए और डिवाइड करते करते एक ऐसी स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे जिसके बाद फर्दर डिवीजन ऑफ पार्टिकल पॉसिबल नहीं होगा, राइट। वो जो पार्टिकल है जो कि है आपके मैटर का स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल, या फिर हमने उसे एक और नाम दिया था बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, जिस बिल्डिंग ब्लॉक से हमारा मैटर बनता है, राइट। उसे हमने क्या नाम दिया था? एटम। उसे हमने एटम कहा, राइट। वहीं उसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिस थ्योरी के अंदर डेल्टन ने ये तक कह दिया कि जो ये एटम है यही स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है और ये एटम इनडिविजिबल होता है, टूटता नहीं है। इसके बाद आप इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। बट जब हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया, क्या पढ़ा हमने? डाल्टन के बाद जो हमारे न्यू साइंटिस्ट आए उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए। क्यों किए एक्सपेरिमेंट्स? क्योंकि उन्होंने ये नोटिस करा कि कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो हमें ये दिखा रही हैं, बार बार ये इंडिकेट कर रही हैं कि एटम के अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल्स तो प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इस एटम के अंदर भी और स्मॉलर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद वन बाय वन डिस्कवरी हुई हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। राइट, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एटम के अंदर, कितने टाइप के स्मॉलर पार्टिकल्स पॉसिबल हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन विच हैव नो चार्ज, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल पार्टिकल है, राइट। उसके बाद देखिए, जब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल का भी पता चल गया, पहले हम क्या लेके चल रहे थे भाई, एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं ही नहीं, तो हमें कोई नीड नहीं थी और चीजों को पढ़ने की या इस एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। बट जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी शुरू हो गई, एक एक करके साइंटिस्ट ने ये बताना शुरू कर दिया कि भाई एक पॉजिटिव पार्टिकल भी है एटम के अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल भी है। तो जैसे जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल सामने आए, ये नीड भी आने लगी, ये जरूरत आ गई किस चीज की? एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने की, कि आखिर ये एटम दिखता कैसा होगा, किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स इस एटम के अंदर अरेंज होंगे, राइट। उसी के लिए हमने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल स्टडी किए, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसके बाद हमें पता चल गया कि हमारा एटम कैसा दिखता है, पॉजिटिवली चार्ज
न्यूक्लियस है एटम में। अब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं, मतलब सपोज न्यूक्लियस एक कमरा है, इस कमरे के अंदर जितने लोग रहते हैं उन्हें हम एक नाम से बुलाते हैं। किस नाम से? हम इन्हें बोलते हैं, जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस में रहते हैं इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते कौन लोग हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं? प्रोटॉन और साथ ही में न्यूट्रॉन भी। ओके, और भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो चलो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है उसकी पोजीशन भी बतानी होगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड दी न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। वो आवारा बच्चा है जो बस इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है सारा दिन, और कुछ काम ही नहीं है। बस क्या काम है? न्यूक्लियस के चक्कर लगाना ही मेरा काम है, ऐसा इलेक्ट्रॉन बोलता है। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो आज देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट was responsible for the discovery of, किसकी बात कर रहा है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। थॉमसन मॉडल जब थॉमसन ने दिया उसके जस्ट बाद हमने क्या देखा? रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो बोलते ही हैं, क्योंकि भाई रदरफोर्ड ने ही किया है। और हम किस नाम से बुलाते हैं? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। राइट, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड ने किया क्या? रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके अंदर उन्होंने एक लिया क्या? अल्फा पार्टिकल इमिटर, जिससे अल्फा पार्टिकल निकाले और उन अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। जब वो बम्बार्ड हुए, वहां जाकर टकराए, तो उन्होंने ये स्टडी करा कि ये पार्टिकल्स जो हैं गोल्ड फॉइल पे जाकर करते क्या हैं। क्या ये सीधा पास थ्रू हो रहे हैं गोल्ड फॉइल के, या फिर ये किसी तरीके का डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं? अगर ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कौन किस एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है? स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन आई या लार्ज एंगल से आई? ये सब चीजें उन्होंने स्टडी की। इस स्टडी से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले, ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो डायरेक्टली पास थ्रू हो गए फ्रॉम दी गोल्ड फॉइल, जिससे उन्होंने ये बोला कि भाई ज्यादातर पार्ट एटम के अंदर एम्प्टी है। कुछ पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। क्यों हुए स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट? क्योंकि वो कहीं न्यूक्लियस पॉजिटिवली किसी चार्ज के आसपास थे, राइट। और एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते गया वहीं से वापस उसने 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो किया। अब उसने 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब वो किसी ऐसे पार्टिकल, ऐसे पार्ट ऑफ एटम पे जाकर टकराया था जहां पर बहुत सारा मास था और वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज था। बिकॉज हमें पता है अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे। तो जब ये अल्फा पार्टिकल किसी पॉजिटिव चार्ज से जाके टकराएगा तब ही तो बाउंस बैक होगा, राइट। तो इन सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने क्या बताया
नंबर 1 उन्होंने ये कहा सेंटर ऑफ एटम पे, आपका जो एटम का सेंटर है वहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और जो मास है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि ज्यादातर वहीं पर ही रखा हुआ है। कहां? सेंटर ऑफ द एटम पे। सेंटर ऑफ एटम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज एंड मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, इस सेंटर ऑफ एटम को जहां पर उन्होंने कहा कि सारा पॉजिटिव चार्ज और मास रहता है, उसका नाम उन्होंने क्या दिया? उन्होंने इस सेंटर ऑफ एटम को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ओके, ये हमें रदरफोर्ड ने बताया था। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा उसने किस पार्टिकल की डिस्कवरी हमें दी है? सबसे पहला ही करेक्ट है, एटॉमिक न्यूक्लियस, राइट। देन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? थॉमसन ने करी थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। फिर है प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? ई गोल्डस्टीन ने की। कौन से एक्सपेरिमेंट से? कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से। फिर है न्यूट्रॉन जिसकी डिस्कवरी चैडविक ने की। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ है एक है, जो कि क्या है? एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, उसका पता लगाया था। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, किसके बारे में पूछ रहा है? आइसोटोप्स के बारे में। तो सबसे पहले आइसोटोप की जितनी भी जानकारी है सारी इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। सबसे पहले क्या करेंगे? डेफिनेशन। भाई आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम आइसोटोप्स को? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic mass but different mass number। सॉरी, यहां पे होगा हमारा सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स, राइट। तो क्या कहेंगे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है। इसका मतलब एलिमेंट जो है वो सेम ही रहेगा। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, अगर कार्बन है तो कार्बन के ही एटम होंगे, एलिमेंट चेंज नहीं होगा। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा। ऑब्वियसली अगर हम बोल रहे हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर एलिमेंट सेम है तो आपका एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, राइट। बट डिफरेंट क्या है? कहां पे डिफरेंस आ रहा है? मास नंबर में। डिफरेंट क्या है? मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज।
आइसोटोप्स जो हमारे हैं इनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब अगर न्यूट्रल एटम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इन एटम्स में बराबर होंगे, सेम होंगे, तो इसीलिए हम कहेंगे दे विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइसोटोप में सेम है बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, राइट, इसीलिए सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है आपके मास के ऊपर, क्योंकि मास नंबर बदल रहा है इसका मतलब कि मास भी चेंज हो रहा है, इसीलिए आइसोटोप विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये चीज पता चल गई। अब एक और चीज, एटॉमिक नंबर सेम है। बाय डेफिनेशन हमें पता है एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, राइट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, सेम। अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इसका मतलब आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, क्या न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे या फिर नहीं होंगे, अब समझते हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों एटम्स में इक्वल हैं, बट देन सेकेंड मास नंबर इज डिफरेंट। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम जानते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब आइसोटोप के एटम्स में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, इक्वल, एक बराबर प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब मास नंबर जो चेंज हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का चेंज होना। तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे आइसोटोप्स में, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ये देखिए ध्यान क्या देना है हमें, एटॉमिक नंबर 111, एटॉमिक नंबर तीनों में ही सेम है, इक्वल है, बट मास नंबर क्या है 1 2 3, मास नंबर चेंज हो रहा है, मास नंबर डिफरेंट है। अब हम देखेंगे अपने ऑप्शन, क्यों अब ऑप्शन पे जाएंगे, भाई जितनी चीजें हमें आइसोटोप्स के बारे में पता होनी चाहिए थी वो सारी की सारी हमने पता लगा ली, अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसे कर डालेंगे, है ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, रॉन्ग, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी रॉन्ग, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आइसोटोप की। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये है सही। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये भी है गलत। इसका मतलब सभी ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट ऑप्शन। आई होप अब आपको आइसोटोप्स तो बच्चे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl नेगेटिव आयन आर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं क्लोराइड आयन में। अब देखिए क्लोराइड तक पहुंचना है तो पहले क्लोरीन पे आना होगा, अगर क्लोरीन पता है तब आप क्लोराइड पे जा सकते हो। और एक और चीज क्या ध्यान रखनी है, एटलीस्ट कम से कम आपको एटॉमिक नंबर याद रखने हैं फ्रॉम 1 to 18 एलिमेंट्स, क्योंकि देगा नहीं। इसी क्वेश्चन में देख लो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको दिया नहीं जाएगा, आपको खुद से याद रखना है, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर याद रहेगा, मास नंबर याद रहेगा, तब भी हम फर्दर क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्लोरीन से शुरू करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए,
कितना होता है 17। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 17। अभी मैं क्लोरीन की बात कर रही हूं, अभी मैंने आयन नहीं बनाया, ठीक है। कहीं आप सोचो कि मैं क्लोराइड की बात कर रही हूं, अभी मैं न्यूट्रल की बात कर रही हूं, न्यूट्रल एटम की। इसीलिए मैंने बोला है एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है क्लोराइड के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 17। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बांटिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 7। ओके, अब यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए वैलेंस शेल, क्योंकि हमसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। वैलेंस शेल कौन सी शेल है, जो सबसे बाहर होती है, आउटर मोस्ट शेल होती है। इसका मतलब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 है, बट हमें पता है ऑक्टेट जिनका कंप्लीट है वही स्टेबल है, राइट, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब यहां तो सिर्फ 7 है, तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड बनाएगा, जिससे कि 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म कर पाए। अब क्लोरीन तो था 287, अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्लोराइड क्या हो जाएगा 288, राइट। तो आप बोल सकते हैं क्लोराइड आयन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 288। अब आपको बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कैसे आएगा, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोराइड के पास, हमारे पास हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक और बात, क्या है वो बात बहुत जरूरी, कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह पर गलती से भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स मत देकर आ जाना। बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देने हैं आपको, क्वेश्चन ने क्या पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं करना कि आप लिखकर आ गए 18, टोटल इलेक्ट्रॉन लिखकर आ गए। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या चीज पूछी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, Which one of the following is correct electronic configuration of sodium? अब देखिए फिर से वही बात आ गई, अगर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है आपको तो आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स बांटोगे, राइट। सो हमें क्या पता होना चाहिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, आपको इसके अंदर प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में बांटना है, इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा करना है अलग अलग शेल्स में। ओके, सो KLMN सो ऑन। अब इनकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी आपको पता होनी चाहिए, जो हम कैसे निकालते हैं 2n स्क्वायर करके, राइट। K की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी होती है, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास 11 है। ओके, अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अलग अलग शेल्स में बांटना है। बांटते हुए कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है, वो क्या है, एक तो ये चीज याद रखनी है किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
मतलब मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, किस शेल की कितनी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है, कितनी मैक्सिमम जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही देना है, जरूरत से ज्यादा किसी को नहीं देना। ठीक है, अब के पे आते हैं। एक तो ये चीज, और एक और चीज आपको याद रखनी है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप एक स्टेप वाइज मैनर में करेंगे। लोअर शेल को पहले भरेंगे, फिर हायर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी भी शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन बांटते चले जा रहे हैं, तो हमेशा स्टेप वाइज जाना है। पहले आप के पास जाएंगे, तो के पास कितनी ऑक्यूपेंसी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ 2 आएंगे। फिर हम जाएंगे एल के पास, 8 आ जाएंगे। फिर हम जाएंगे एम के पास, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 2 8 1। ये तो रॉन्ग है, 2 8 8 2 1 भी रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 2 होती है और इन्होंने यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल रखे हैं। 2 1 8 ये भी रॉन्ग है, क्योंकि पहले इस शेल को हमें फुलफिल करना था। 2 8 1 डी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब क्या करना है, हमें एक टेबल दी गई है जिसे हमें कंप्लीट करना है। क्या करना है इसके अंदर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज, ये सभी हमें भरने हैं। जहां जहां पे टेबल खाली है वो सभी चीजें हमें यहां पर बतानी है। तो मेन 2 चीजें यहां पर क्या हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, किस तरीके से एटॉमिक नंबर निकलता है और कैसे हम मास नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, राइट। अगर एटम न्यूट्रल है तो यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, देन आते हैं मास नंबर पे। मास नंबर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। ओके, ये दोनों फॉर्मूले हमें पता चल गए। अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 9, एटॉमिक नंबर गिवन है 9 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी गिवन है 10। क्या क्या गिवन है, एक तो हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना है 9, और दूसरा हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने हैं न्यूट्रॉन्स हमारे पास, 10 है, राइट। अब हम चीजें निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब हम उन्हें बार बार यहां पर नहीं लिखने वाले, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो यहां से एटॉमिक नंबर 9 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या आ जाएंगे, 9। उसके बाद न्यूट्रल एटम की बात करें, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, 9, राइट। देन हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पता है और प्रोटॉन भी, तो हम इजीली मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास 9 और न्यूट्रॉन्स 10। मास नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास 19। अब हमें इस एटॉमिक स्पीशीज का नाम बताना है, तो हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर 19 किस एलिमेंट का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का। ओके, अब इसको फिल करते हैं। मास नंबर कितना आया हमारा 19, प्रोटॉन 9 और इलेक्ट्रॉन भी 9। एटॉमिक स्पीशीज क्या है? फ्लोरीन। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, सल्फर। क्या गिवन है हमें? एटॉमिक नंबर इज 16 और साथ में मास नंबर। मास नंबर कितना है? 32, राइट। अब एटॉमिक नंबर पता है तो वही क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर? एटॉमिक नंबर विच इज 16। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर 16, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। देन हमें चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? मास नंबर हमें पता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, सिंपली हम मास नंबर में से माइनस करेंगे क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। मास नंबर है 32 माइनस नंबर ऑफ प्रोटीन 16। सॉरी, मास नंबर हमारा क्या है? मास नंबर है हमारा 32 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। सो 32 माइनस 16 हमारे पास आएगा 16। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों ही क्या हैं? 16। ओके, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। मास नंबर इज 24 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 12। क्या गिवन है हमें? मास नंबर 24 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12। अब हमें पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। सो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, विच इज 12, राइट। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या होगा? 12। उसके बाद हमें चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने सेम लास्ट क्वेश्चन में किया था, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करके। मास नंबर 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12। 12 हमारे पास आ जाएगा क्या? न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब हमारे एटम में एटॉमिक नंबर 12 है, 12, मास नंबर 24 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों ही हैं इक्वल टू 12। अब ऐसा एलिमेंट जिसमें मास नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 12 है, वो कौन सा होता है? वो हमारा है मैग्नीशियम। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है ये? मैग्नीशियम एलिमेंट। अब हम यहां पर पहले फिल करते हैं।
एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स 12, एटॉमिक स्पीशीज मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मास नंबर गिवन है 2 और साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है 1। क्या गिवन है हमें? मास नंबर 2 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ही हम क्या बताएंगे? एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 1। और यहीं से हम क्या देंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कितना आएगा? 1। ठीक है, उसके बाद देखिए मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेगा हमें? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। मास नंबर है 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1, कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? 1 हो गए, राइट। अब हमें ऐसी स्पीशीज बतानी है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर 2 हो। हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर कितना है? 2। यहां पे फिल करते हैं। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मास नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 1 है। ओके, यहां से ये आ गया, जिससे हमने क्या बताया? ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम 2H1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मास नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, राइट। तो प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 आ जाएगा। यहां पर मास नंबर भी 1 है। अब देखिए ये अगर हम सोचे कौन सी स्पीशीज हमारी होगी, देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी हमारा 1 है। इसका मतलब कोई इस तरीके की स्पीशीज होगी जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1 है। इससे हम क्या लिख सकते हैं? ये हाइड्रोजन है, प्रोटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, राइट। बट अब यहां पर क्या दिक्कत आती है? हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप है इसके अंदर क्या होता है? इस प्रोटियम जो आइसोटोप है हमारा हाइड्रोजन का, सॉरी प्रोटियम, इसके अंदर न्यूट्रॉन तो 0 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होता है। ठीक है, प्रोटॉन 1 है तभी एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है और इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0 है। ये इसका, लेकिन जो हमारी टेबल है इसके अंदर हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 दिए हुए हैं, राइट। यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि हम जानते हैं जो हमारा प्रोटियम है बेसिकली हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ये हाइड्रोजन आयन है। आयन कैसे बनेगा? H पॉजिटिव
जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। हाइड्रोजन के अंदर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और साथ में 0 न्यूट्रॉन्स थे। बट यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन 0 है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन का आयन है जिसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से PDF फॉर्मेट में हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।